मऊ के इस मामले से थोड़ा सा आगे भी चलते हैं। अब मुख्तार अंसारी की डेथ भी हो गई, उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, इन तमाम चीज़ों से सियासत के बीच कैसे उबरने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बता दिया कि मुख्तार साहब का इंतकाल हो जाने के बाद अब कोई उस तरह का कंट्रोवर्सी रही नहीं। उनके साहिबजादे, बड़े साहबजादे, कुछ मुकदमे उनके ख़िलाफ़ बनाए गए। उसी दौरान जब मुख्तार जेल में थे तभी अब्बास को भी जेल में डाल दिया गया। वो विधानसभा के सदस्य हैं मऊ से। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि एक स्पीच में के मामले को लेकर के कि उन्होंने जो हेट स्पीच दी थी उसके लिहाज से उनकी सज़ा हो गई थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उनकी सज़ा को सस्पेंड कर दिया। उनकी सदस्यता बहाल हो गई। अब फिलहाल तो और कोई ऐसी कंट्रोवर्सी वाली बात रह नहीं गई है। उनके छोटे बेटे उमर के ऊपर भी एक इस तरह का मुकदमा लिखा गया कि उन्होंने अपने माँ की गलत दस्तखत करके और वकालतनामा दाखिल किया है, इसलिए उनके ख़िलाफ़ भी 420 वगैरह का अब हाई कोर्ट में उसमें भी ज़मानत हो गया। और ये देखा गया कि जिसने दस्तखत किया है, जब उसको इनकार नहीं है तो किसी दूसरे को इस तरह से कहने का कोई कानून में हक भी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो मुसलमानों के या मुस्लिम लीडर हैं उत्तर प्रदेश में, वो चेंज जो थी एक, जो उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है? देखिए, खाली मुसलमानों पे मत आइए, हम भी उसी तरह से बोलेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। आपके सवाल हो सकते हैं। जो भी विरोध की राजनीति करेगा उसको या तो हमारे पक्ष में आ जाए या उसका जम के दमन होगा। विजय मिश्रा कौन मुसलमान है? वो विधायक थे। उनसे विधान परिषद के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में वोट लिया गया है, लेकिन फिर जब वो थोड़ा अपना अलग रुख बनाने की कोशिश किए, रगड़ दिया गया। और माननीय रमाकांत यादव जी को कई मामलों में, ऐसे मामलों में फंसा करके उनके साथ भी वही सलूक किया गया। आजम खान साहब के साथ उसी तरह किया जा रहा है, इरफान सोलंकी साहब की तरफ। एक जगह नहीं मामला, कुछ लोगों को छोड़ के कहिएगा, कुछ लोगों को ख़ास तौर से रियायत बख्श के, संरक्षण प्रदान करके, मंत्री से भी ज़्यादा बड़ा प्रोटोकॉल दे करके, सुरक्षा दे करके, ताकत दे करके, तमाम खदानों का ठेका दे करके, तमाम तरह से उनको लैस और मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि उनकी मदद से उनको आने वाले इलेक्शन जीतने में मदद मिलेगी। अभी पिछले इलेक्शन में मेरा एक बयान देख लीजिएगा, जो बनारस में मोदी जी हारते हारते बचे, तो उसमें सच यही है कि इसी तरह की ताकतों ने जब बिल्कुल अंत के 2-4 दिनों में योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताकत लगाई थी, तब जाकर के वो रिजल्ट बदल पाया, नहीं तो मोदी जी बनारस में चुनाव हार चुके होते। अब विधानसभा इलेक्शन है, समाजवादी पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं? अब देखिए, हम एक बात जानते हैं जी कि 5 साल तक किसी सरकार के कामकाज की समीक्षा करना, उसकी परीक्षा लेना और उसको कॉपी जांच के नंबर देना, ये हमारे देश की ये गोदी मीडिया करती है। 5 साल तक हर साल भर पे 100 में 100% नंबर सरकार को देती जाती है, एकदम डिटेंशन पार्क, एकदम गोल्ड मेडलिस्ट। लेकिन अब आखिरी वक्त वाला जब होता है, अंतिम परीक्षा, तो वो कॉपी जांचती है देश की जनता, उस क्षेत्र के मतदाता। और जब वो मतदाता कॉपी जांच देते हैं तो वो जो असली कारनामा उस सरकार का है उसके हिसाब से वोट दे देते हैं। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है क्या समाज में? आपने क्या किया? हमने नाम बदल दिया, शहरों का नाम बदल दिया, रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया। बहुत अच्छा है साहब, बदलते रहिए। काम के नाम पर आपने क्या किया? हमने बस्तियां उजाड़ी हैं, हमने बुलडोज करके लोगों के घर गिराए हैं। निर्माण क्या किया?
तो निर्माण में नया निर्माण यही किया है कि समाज में जो नफरत दबी दबी थी, अब उसको प्रोत्साहित करके पूरा ऐसा कर दिया है कि सड़क पर चलने वाले कब कौन किस पर हमला कर दे। ट्रेन में चलने वाले यात्री और दंगाई किसी पे हमला करते थे तो वो अलग बात थी। अब तो वर्दी पहने हुए लोग नाम पूछ पूछ करके गोली मार देते हैं। अफसार साहब, यही मसले जो आप बता रही है 22 में भी थे। 22 में एक और नई चीज़ थी, वो ये थी कोरोना। कोरोना के बाद बहुत लोगों के अंदर नाराज़गी थी और ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की सरकार वहाँ नहीं आएगी। बावजूद इसके 22 में सरकार आ गई। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर 27 में कैसे लड़ेंगे? देखिए, बता दें, अगर बीजेपी अपने दम पर और अपनी आइडियोलॉजी के दम पे इलेक्शन लड़ेगी तो 50 सीट भी नहीं जीतेगी। ये अपनी सीटों को 100 के ऊपर ले जाने की स्थिति में तब होगी जब ये ओम प्रकाश राजभर को जो कैबिनेट मंत्री बनाए हैं उनके खाते में 10-20 सीट दे करके उनसे समझौता करने में सफल होगी। जब ये संजय निषाद को, जिनको इन्होंने कैबिनेट मंत्री बना रखा है, जिनके बेटे को टिकट दे करके पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ाया और हरा भी दिया, उनको फिर 20-30 सीट दे करके और उनके प्रभाव को और बढ़ा करके उनका समाज का वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश करके लड़ेगी। अनुप्रिया पटेल जी हैं अपना दल की, वो इनके एनडीए के हिस्सा हैं, उनके पार्टी के कई मंत्री और विधायक भी हैं। उस पार्टी को और ज़्यादा सीटें दे करके और ज़्यादा बढ़ावा दे करके उनके समाज को आकर्षित करने में, उनका वोट लेने में सफल होगी। और जयंत चौधरी साहब हैं, उन्हीं के कतार जमात में हैं, उनको और उनके भी काफ़ी लगभग डबल फिगर के उनके पास एमएलए हैं। अब उनको सबको और ज़्यादा बड़ी सीटों का तोहफा दे करके उनको साथ अपने साथ जोड़े रख करके और उनके समाज का वोट अपनी तरफ खींचने की। दारा सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री बना रखा है, उनके समाज के लोगों को बड़े पैमाने पर टिकट दे करके और उनकी पसंद के टिकट दे करके, ये जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है उत्तर प्रदेश में जी, जो फैसला करने वाला है। केशव प्रसाद मौर्य जो विधानसभा का चुनाव हार गए, विधायक का चुनाव हार गए, लेकिन डिप्टी सीएम बनाए गए। उनके समाज को जोड़ने के लिए अगर उनको कोई और बड़ा, जैसे अभी तो शोर हो रहा था कि वही चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, योगी हटेंगे वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, फिर शोर होने लगा नहीं वो संगठन के अध्यक्ष बनेंगे। अब तो संगठन के अध्यक्ष भी नहीं बने और चीफ मिनिस्टर का चेहरा भी नहीं रहे। मैं समझता हूँ कि जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास कई बार से ठगा जा रहा था, अब संजय निषाद के लोग खुद अपने लीडर का सर नोच रहे हैं कि तुमने हमसे वादा किया था कि हम रिजर्वेशन दिला देंगे और हमें नहीं मिला है, हम कई बार इस झूठे वादे पर वोट करेंगे। अब ओम प्रकाश राजभर के लोग भी कह रहे हैं कि भाई आपको हिस्सा मिल गया लेकिन समाज को हिस्सा दिलाइए, और जब तक समाज को हिस्सा नहीं दीजिएगा समाज आपके पीछे कितने दिन तक विश्वास करके चल सकेगा। ये सिचुएशन जब पैदा हो रही है, घबराहट तो बनी हुई है। योगी आदित्यनाथ का मार्का क्या है बताइए? सबकी एक पहचान होती है ना, योगी की क्या पहचान है? योगी की एक पहचान की बुलडोजर बाबा है। अब बुलडोजर बाबा के नाम पर इस प्रदेश का मतदाता वोट देगा तो ये माथा खराब है और कुछ नहीं है। बट आप अंदर से सबको बुलडोजर बाबा अगर चीफ मिनिस्टर बने रह गए तो समझ लिए कि कोई लड़ाई नहीं हो जाएगी। लेकिन आप जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, ये उनकी स्ट्रेटेजी का पार्ट है और इलेक्शन जीतने के लिए हर स्ट्रेटेजी का पार्ट है। आज जब सोनेलाल पटेल यानी अनुप्रिया पटेल जी के पिताश्री, मैं उनसे बड़ा प्रभावित रहता था। वो शुरुआत के दिनों में एक बहुत बहादुर इस बैकवर्ड क्लास की बात करने वाला एक दमदार नेता था। तो उस नेता के साथ तो इसको जातवादी नेता है, लाठियों से पीट करके गिरवा दिया गया, वो जुल्म ढाया गया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। आज उसकी बेटी जातवादी नहीं है। बोलिए। मैं वही सवाल कर रहा था। जो संजय निषाद के लोग गाजीपुर में आरक्षण की मांग को लेकर के मोदी जी की सभा में पत्रक देने जा रहे थे, उनको पिटवाया गया, इतना पिटवाया गया कि जेल में जाकर के मर गए लोग, मुकदमे कायम कर दिए गए लोगों को। तो ये सब लोग इसी मौके पे हिसाब मांगेंगे
और सुनिए, ये जो पीडीए का फार्मूला लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी आए हैं, इसमें क्यों ये बात कहते हैं कि जाति पर आधारित जनगणना करा लिया जाए, और जो भी हमारा बजट है उस बजट में जिसकी जितनी जाति है उस जाति के कल्याण को दृष्टि में रख करके उसकी योजना बना दी जाए। ये तो बड़े इंसाफ की बात है। ये तो माननीय मानवर कांशीराम जी ने ये कहा था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बिल्कुल। आज दलित समाज के लोग आकर्षित हैं पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि उनके हक, उनके हिस्से की बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हर तरह से अपना रहनुमा मान करके उनको सम्मान देने की बात, हर इशू पर समाजवादी पार्टी आज मजबूती के साथ अखिलेश यादव के नेतृत्व में